नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी जैसे कि कल बात हुई थी, साइंस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको। भाई पहला क्वेश्चन है आपका, उपकला उत्तक का संबंध भाई शरीर स्तर से होता है, ठीक उसी प्रकार पैसी उत्तक का संबंध किससे होता है। ठीक है भाई, आपने इस प्रकार की रीजनिंग बनाया होगा। देखो, उपकला उत्तक का मतलब तो भाई शरीर के स्तर से होता है, यानी हमारे जो शरीर का जो ऊपरी परत होती है या हमारे शारीरिक अंगों की जो ऊपर की परत होती है, ठीक है, वो किससे बनती है? आपके उपकला उत्तक से। ठीक उसी प्रकार जो पैसी उत्तक है, इसका क्या काम है? तो पैसी उत्तक का काम है भाई हमारे शारीरिक अंगों को गति प्रदान करना। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जितनी भी गति क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी पैसिव ऊतक के कारण होती है। ये हमारे हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती है। और आप जो हाथ को सीधे हिलाते हो भाई कोहनी के पास से, पैर को जो हिलाते हो, वो जो गति है वो आपकी किसके कारण होती है? पैसिव ऊतक के कारण। तो आपका उत्तर है इसका सी, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये क्लोरीन है भाई, है ना, ये C1 टाइप हो गया, ये क्लोरीन है, Cl है, की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास कितना है? 35। इससे बने आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। आया समझ में? अच्छा भाई, सबसे पहले तो देखो, परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई? 17। और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो जाएंगे आपके? 17। निकालना क्या है भाई हमको? न्यूट्रॉन। तो आपका जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आप मिला दोगे तो आएगा परमाणु द्रव्यमान। वो कितना दिया है आपके पास? 35। अब निकालना क्या आपको? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है हमारे पास? 17 दिया हुआ है। आया ना समझ में? तो 35 में से जब आप 17 माइनस करोगे भाई आपके पास तो कितना जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे? 18। प्रोटॉन कितना हो गया? 17। और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 17। तो आपका आंसर है यहाँ भाई, आप ध्यान से देखोगे क्या आएगा आपका? डी। आया समझ में? न्यूट्रॉन 18, प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्योंकि? क्योंकि भाई आप जब भी देखोगे तो आपको ध्यान से समझ में जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल की तुलना में क्या होता है भाई? अधिक होता है। इसका अपोजिट भी एक क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा कि भाई कोई जहाज नदी में है और वो नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसका घनत्व अधिक होता है। लेकिन अब यहाँ समुद्र से नदी में आ रहे हैं हम, तो भाई यहाँ पे स्वाभाविक है वो अंदर होगा, डूबेगा। ठीक है, तो कारण क्या है भाई आपका? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माता पिता अमीबा के तीन, अच्छा इसको भाई ध्यान से आपको समझना है। माता पिता अमीबा के तीन लगातार द्विआधारी बाइनरी, अच्छा बाइनरी कोड आपको पता होगा, दो होते हैं, 0 और 1। तो विखंडन से बनी अनुजात डॉटर अमीबा की संख्या कितनी होती है? अच्छा, अमीबा का जो वंश चलता है भाई, जो उसकी पीढ़ियां बढ़ती हैं वो विखंडन से होती है। यानी अभी अमीबा जो होता है आपस में टूट जाता है, उसका नाभिक टूटता है, विखंडित होता है और विखंडित होकर कितने नए अमीबा बनते हैं? 2। भाई जैसे आपके पास ये एक अमीबा है, ये जब टूटेगा तो भाई कितने अमीबा बनेंगे आपके पास? 2 बनेंगे। आया समझ में? तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई? प्रथम पीढ़ी। अब भाई ये 2 अमीबा हैं, ये भी भाई क्या होंगे आपके? टूटेंगे। टूटेंगे भाई ये भी। और भाई अब यहाँ पे देखोगे तो 2 इसके बने और 2 इसके बने। ये कौन सी पीढ़ी हो गई आपकी? दूसरी पीढ़ी। अब भाई ये 2 भी आपस में टूटेंगे, ये इनका वंश चल रहा है आगे। ये देखो इस प्रकार से ये टूटे, आगे बढ़े ये भी। तो भाई ये कितना हुआ? 2। ये भी कितने हुए? 2। ये भी कितने? 2। और ये भी कितने? 2। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? तीसरी पीढ़ी। अब आप काउंट करो, तीसरी पीढ़ी में कितनी संख्या हो गई? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। आपसे यही पूछा ना, 3 लगातार द्विआधारी, तीसरी की बात कर रहा है, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 8। यानी आंसर क्या आपका? ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? यानी जल से जिन रोगों का निर्माण होता है, जिन रोगों का जन्म होता है जल के कारण, ठीक है, तो उनको किस प्रकार से आप रोक सकते हो? तो इसका उत्तर आएगा भाई बी, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। यानी आप जो जल पीते हो वो एकदम सुरक्षित होना चाहिए। आया समझ में? तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नाल का एक हिस्सा नहीं है? अच्छा इस पे फिर फोकस करो भाई आप, हिस्सा नहीं है, ये तो कई बार है पे निशान लगा के आ जाते हो।
ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, उसका जो हिस्सा है भाई वो कौन नहीं होता है, तो भाई आप पहले ऑप्शन देखोगे भाई श्वास नली, भाई श्वास नली अलग हिस्सा होता है आपका, ठीक है। और ग्रास नली तो भाई वही हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, आंत हो गई, मलाशय वगैरह हो गया, तो ये सब हिस्सा होता है आहार नाल का, लेकिन श्वास नली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर होता है और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है खालिस्तान कहलाता है। अच्छा, फाइबर क्या है भाई? फाइबर वह होता है जो हमारे आंत के माध्यम से, यानी हमारे शरीर के अंदर ये पचता नहीं है, इसका पाचन नहीं होता है, ना ही हमारे शरीर द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। फाइबर डायरेक्टली हमारे आंत के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। अब आप सोचोगे भाई ये शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, पच भी नहीं रहा है, अवशोषित भी नहीं हो रहा, तो फिर काम ही क्या है? काम बहुत होता है भाई। हमारे अमाशय में जो पाचन क्रिया में खराबी होती है, जो कब्जे की प्रॉब्लम होती है, या जो पाइल्स वगैरह की समस्या होती है, उनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, हमारी आंत को साफ करता हुआ निकलता है फाइबर, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और फाइबर किस तरीके के भोजन में होता है? एकदम सांद्र भोजन में, जो कंसंट्रेट फूड होता है, ठीक है, उसमें होता है आपका। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है, यह दर्शाता है। अच्छा भाई, ये न्यूमेरिकल है आपका, इसको आप ध्यान से समझोगे, ठीक है भाई। यहां मैं इसको समझा देता हूं भाई। जैसे एक ग्राफ है हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में भाई ये तो आपका टाइम हो गया टी, और ये हो गया भाई आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होगा? ये आपका दूरी। आया समझ में? क्या बोल रहा है? दूरी समय ग्राफ पर, ये आपका ग्राफ है, ये दूरी है, और ये आपका समय है। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में कोई वाहन होता है। भाई जैसे ये वाहन यहां से चला, ये चला आपका, ये 2 घंटे तक चला, लेकिन 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए समय अक्ष के क्या हो रहा है भाई? वो समानांतर, ये तो एकदम पैरेलल लाइन है आपकी, है समानांतर, ठीक है। तो ये भाई आपका समानांतर कितने मिनट के लिए हो रहा है भाई? ये 15 मिनट के लिए हो रहा है। तो ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है भाई? ठीक है, ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब ध्यान से देखो, जब ये ग्राफ यहां से ऊपर उठा, जब ये ऊपर उठ रहा है, तो भाई ये ध्यान से आप देखोगे दूरी भी बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। लेकिन 2 घंटे के बाद ये लाइन ऊपर उठी है क्या भाई? ग्राफ ऊपर उठा है? नहीं उठा है, ये एकदम समानांतर आ रहा है समय के, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है भाई। जैसे आप किसी स्थान पे खड़े हो, आप किसी स्थान पे खड़े हो और खड़े खड़े आपको 15 मिनट हो चुका है, समय तो बढ़ गया, लेकिन आपने दूरी तय की है क्या? नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। मतलब प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है, मतलब 15 मिनट के लिए रुकता है। आया समझ में? अगर ग्राफ ऊपर बढ़ता यहां से, तो भाई आप बोलते कि भाई विराम पे नहीं आया, लेकिन देखो भाई दूरी तय किया क्या? नहीं किया, सिर्फ टाइम बढ़ा है 15 मिनट के लिए। आया समझ में? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? आपका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं, ठीक है। गैर संपर्क बल यानी संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है भाई बी आएगा। गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, इनका कोई संपर्क नहीं है। इसके अलावा भाई आपका गुरुत्वीय बल पेशी बल का संपर्क होता है, घर्षीय बल गुरुत्वीय बल संपर्क है, पेशी बल और घर्षीय बल भी संपर्क है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वैद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होती है के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्नलिखित है। भाई विद्युत लेपन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो भाई, जैसे कोई आपका एक लोहा है, तो लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए, उस पर जंग लगने को रोकने के लिए कि उस पर जंग ना लगे, दूसरा उसकी चमक भी बरकरार रहे, उसकी चमक भी ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? विद्युत धारा यानी विद्युत के द्वारा उसके ऊपर क्या लेपन किया जाता है? विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, जिससे क्या होता है? उसके ऊपर भाई जंग नहीं लगेगा, उसका संक्षारण नहीं होगा, उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। तो उसमें प्रयोग होने वाली धातुएं कौन कौन सी है? तो वो धातुएं होती है आपकी क्रोमियम है, कॉपर है, निकिल है, जिंक है, सोना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है। अच्छा, ये जो पानी है ना भाई, ये 30 डिग्री सेल्सियस का है, आप ध्यान रखना, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसमें वो डाल रहा है 90 डिग्री सेल्सियस की रेत को,
भाई ये क्वेश्चन हमारे पहले वीडियो में भी आ चुका है, लेकिन वहां पे रेत नहीं था, वहां पे ये था कि किसी गर्म निकाय को किसी ठंडे निकाय के संपर्क में लाना है। बात वही हो रही है भाई, रेत आपका गर्म हो गया और पानी आपका ठंडा हो गया, तो भाई जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ठीक है, वो आधे घंटे के बाद क्या होगा भाई, आधे घंटे के बाद एक समान हो जाएगा। रेत और पानी दोनों का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा, क्योंकि रेत से उष्मा कहां जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, और आधे घंटे में भाई दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, रेत और पानी का तापमान समान होता है। नेक्स्ट, विलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वे कहलाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई आप विलियन आपके कई प्रकार के होते हैं। अगर प्योर विलियन की बात करें, शुद्ध विलियन की, तो इनका जो आकार होता है भाई, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमारी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। भाई जैसे आपने शरबत बनाया, उसमें शक्कर घोल दिया, तो क्या पानी और शक्कर अलग अलग आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो वो शुद्ध विलियन हो गया, तो उसका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा। लेकिन वही कोलाइड विलियन की बात करें, जिसमें आप कण को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कण को देख सकते हैं, तो इनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या होगा आपका, बिल्कुल ए सही होगा। आया समझ में, समस्थानिक तो विलयन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो उस जीव को निम्न रूप से क्या बोलेंगे। भाई आपके पास जीव है, भाई एक खुद के उदाहरण लेते हैं, भाई अपना सिर हो गया, ठीक है, ये आपके दोनों हाथ, ये दोनों पैर, ऐसा लग रहा है कहीं इसको पोलियो तो नहीं हो गया, ठीक है, समझने के लिए बनाया है आपका। अब भाई इसको आप इस प्रकार से अगर काटोगे, एकल तल में 2 समान टुकड़ों में आप काटोगे, यहां से आपने इस प्रकार से काटा, तो आपको 2 बराबर हिस्से मिलेंगे भाई, मिलेंगे ना भाई। आधा सिर इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, फिर आप ऊपर देखो भाई, ये एक पैर इधर आ गया, एक हाथ इधर आ गया, और आधा सिर जो है आपका ये इधर आ गया। आया समझ में, तो बराबर हिस्सा मिल रहा है आपको, तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्व सममित। इसको बॉडी सिमेट्री में पढ़ते हैं भाई, सममिति में। आया समझ में, तो ये आपका आंसर आएगा आपका डी, द्विपार्श्व सममित। जैसे आपने मक्खी देखा होगा भाई, मक्खी को आप बीच में से काटोगे तो 2 बराबर हिस्से आपको मिल जाएंगे, तो वो कहलाता है द्विपार्श्व सममित। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, थल समीर कब चलती है। अच्छा, थल समीर जो होती है भाई, ये आपके रात के समय में चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। थल समीर स्थल से जल की ओर चलने वाली। भाई जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये भाई आपका जल वाला भाग हो गया, ये आपके जल वाला भाग, और ये आपके थल वाला भाग। अब भाई ये आपका सूर्य है, सूर्य है, ये सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही हैं, दोनों जगह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप खुद बताओ, सबसे पहले गर्म कौन होगा भाई, स्थल गर्म होगा आपका, पानी लेट गर्म होता है, तो स्थल जब गर्म हुआ तो यहाँ की वायु गर्म होकर कहां उठेंगी भाई, ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठी, मतलब यहाँ की वायु ऊपर उठ गई है, तो यहाँ का स्थान क्या हो चुका है भाई, एकदम खाली। अब जब यहाँ का स्थान खाली है, तो भाई हमेशा यहाँ वायु, ऐसा तो है नहीं रहेगी नहीं, यहाँ का स्थान कोई वायु लेगी ना, तो वो वायु कहाँ की लेती है भाई, ये जल वाली। ये जो जल वाली वायु रहती है, ये इस दिशा में चलने लगती हैं। मतलब ये जो वायु गर्म होकर ऊपर उठी थी, उसका स्थान कौन सी वायु ने ले ली, जल वाली ने। तो भाई ये जल से स्थल की ओर वायु चल रही है, जल से स्थल की ओर, तो ये कहलाता है क्या आपका, जल समीर। लेकिन ये तो भाई दिन वाली कंडीशन हो गई। अब रात वाली कंडीशन में जाओगे तो भाई यार, यहाँ आपको सूर्य थोड़ी ना मिलेगा भाई, ये जो आपका सूर्य है, ये रात में थोड़ी ना मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई रात में अब देखो, स्थल जल्दी गर्म हुआ था तो ठंडा भी जल्दी होगा, पानी लेट गर्म हुआ तो ठंडा भी लेट होगा, इसलिए रात के समय में भाई पानी गर्म मिलेगा आपको, और स्थल जो है आपको इसकी अपेक्षा क्या मिलेगा, ठंडा। तो यहाँ की वायु ऊपर उठती है फिर, जल वाली, और जमीन वाली वायु अब इस दिशा में चलने लगती हैं। तो अब वायु कहां चल रही भाई आपकी, थल से जल की ओर, तो ये कहलाता है क्या आपका, थल समीर। ठीक है, तो थल समीर कब होता है भाई आपका, रात के दौरान, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध। भाई पाश्चुरीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझें, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी भोज्य पदार्थ को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के तुरंत बाद उसको ठंडा कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें उपस्थित जितने भी भाई हानिकारक जीवाणु हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मृत हो जाएं।
इसलिए भाई हम पाश्चुरीकरण करते हैं। तो दूध का पाश्चुरीकरण की बात चल रही है। तो पाश्चुरीकरण दूध को उबाले बिना भी उपभोग किया जा सकता है, क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है? तो भाई आप याद रखोगे, इसको 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। तो इसका जो आंसर है भाई आएगा क्या? बी। हालांकि इसके पाश्चुरीकरण की भी दो विधि होती है भाई, ठीक है। सबसे पहली जो विधि होती है भाई आपकी, वो लो टेम्परेचर होती है भाई आपका, ठीक है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड इसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, दूध को क्या करते हैं हम, 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। लेकिन इसमें टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसको अपन लो बोल रहे हैं भाई, ठीक है, कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लेकिन होता क्या है भाई, दूसरी विधि होती है भाई हाई टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी होती है भाई हाई टेम्परेचर वाली मेथड आपकी, ठीक है। हाई टेम्परेचर वाली सॉल्ट मेथड इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं। तो दोनों बात एक ही है, लेकिन एक में समय ज्यादा लग रहा है, एक में कम लग रहा है। तो भाई आप कौन सी करना पसंद करोगे? कम समय वाली। आया ना समझ में? ठीक है, तो ये दो विधि होती हैं। और फिर ठंडा करना पड़ता है, मैंने बोला तुरंत गर्म के बाद तुरंत ठंडा करना पड़ता है। तो ठंडा करते हैं उसको कोल्ड स्टोर में। टेम्परेचर क्या होता है ठंडे वाला, तो आप ठंडे वाला टेम्परेचर भी याद रखोगे, -10 से -18 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं उसको। तो ये पाश्चुरीकरण होता है दूध का, जिसमें पूरे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? भाई अग्निशामक यंत्र देखा होगा आपने, बैंक वगैरह में गए होंगे आप, तो वहां पे आपने देखा होगा जो रेड कलर का जो अग्निशामक यंत्र होता है, क्या भरी होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अच्छा, परिवर्तन दो होते हैं भाई, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे भाई उदाहरण अपन यहीं से लेते हैं, ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी। क्या आप पानी को दोबारा बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है ये कहलाता है भौतिक, यानी किसी वस्तु को एकदम पहले जैसे आप दोबारा प्राप्त कर सको तो वो भौतिक, और नहीं कर सको तो रासायनिक। भाई जैसे आपने सब्जी बनाना है, आपने भटे, टमाटर, आलू इनको काट के आपने सब्जी बना लिया। अब सब्जी बनाने के बाद कहते हो कि नहीं हमको तो ठीक वैसे ही आलू चाहिए, वैसे ही आपको बैंगन चाहिए भाई, ठीक है। तो ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? तो वो क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखो भाई, दही का जमना, आप क्या दोबारा दही से दूध प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। लोहे में जंग लगना, जंग लगने के बाद पहले से लोहा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ज्वालामुखी का फूटना, फूटने के बाद कहोगे नहीं हमको पहले से ही ज्वालामुखी चाहिए, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई ये सारे रासायनिक है, और बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? शोर, हल्ला गुल्ला, ठीक है, तो उदाहरण नहीं है, ये तो आपको पता है भाई, ऑप्शन डी, संगीत वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि। भाई वो आपको शोर नहीं लगती है ना समझ में? हाँ, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो तो वो भी आपको शोर लगेगा। लेकिन अभी के हिसाब से ऑप्शन पे जब देखोगे आप, तो विस्फोट में ध्वनि है भाई, ये एकदम शोर करती है। कारखानों वाला भी शोर है, वाहनों की ध्वनि भी शोर करती है, आप कान बंद कर लेते हो। लेकिन संगीत सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए उसको आप भाई शोर में नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर से देखो, सही नहीं है। क्वथनांक मतलब उबलने वाला अंक। कोई वस्तु है जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे उबलती है, वो कहलाता है उसका क्वथनांक। जैसे पानी किस तापमान पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वो द्रव से भाई वाष्प में बदलने लगता है पानी, तो वो उसका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ये निर्भर नहीं करता है भाई कमरे के तापमान पर। आया ना समझ में? कमरे के तापमान से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। इंटू 10H2O के द्रव्यमान इकाई के सूत्र की गणना करें। दिया गया परमाणु द्रव्यमान बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। जैसे उसने दिया है Na2 सोडियम के कितने अणु हैं? 2 अणु। सोडियम का भाई परमाणु उसने द्रव्यमान दिया है कितना? 23। लेकिन सोडियम के 2 अणु हैं, तो 23 का कितना करना पड़ेगा? 46 प्लस CO2 कार्बन, कार्बन का कितना है भाई? उसने दिया है 12, तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं? 12, कोई दिक्कत नहीं। O3
ओ का कितना है भाई 16, तो 16 48, तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं 48, ठीक है, प्लस 10H2O, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ भाई आपका, और H2O, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन कितना है भाई 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे दे के रखा है उसने 1, तो हाइड्रोजन के अणु 2 है, इसलिए यहाँ पे कितना लिख लूं भाई मैं 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना दे के रखा है भाई उसने 16, तो यहाँ पे कितना लिख दूं 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, और 18 में जब 10 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा भाई आपका 180, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 106 जोड़ोगे तो 106 जोड़ोगे आप, और 180 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 286, तो आंसर कितना हो गया आपका 286। आया समझ में? तो आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, धन्यवाद।